अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो हज़रात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। हम राइज भी हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं शाइन भी करें, और आप भी हमारे साथ बेहतरीन के बहुत जबरदस्त एनर्जी आपकी आज लग रही है। जबरदस्त। आज क्या ब्रेकफास्ट में क्या किया है आपने, मुझे बताया? पराठा खाया है? बिल्कुल, अंडा पराठा सब मिलके। तो भाई ज़ुहैब, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन का थैंक यू करना चाहते हैं कि इतना अच्छा आप लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी कमेंट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, और 14 अगस्त से भी रिलेटेड आप लोग बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे हैं जो बहुत एक्साइटिंग है। जितनी मुख्तलिफ चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, तो हर जो भी हमारे सेगमेंट्स अभी तक आपने देखे हैं, तो उस पर फीडबैक आपका बड़ा ज़बरदस्त आया है, शानदार फीडबैक आपका आया है। और हम रोज़ यही कहते हैं कि कोशिश हमारी होती है हमेशा से कि आपको किस तरीके से कोई अच्छी बात भी बताई जाए, और अच्छी बात याद आती है। हाँ, अच्छी बात बड़े मौके पे याद आती है आपको से। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज की अच्छी बात ये है कि कई बार ऐसे होता है ज़ुहैब कि हम बच्चों से कहते हैं बड़ों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? तमीज़ होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बड़ों को बच्चों से बात करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज कई बार हम ऐसा करते हैं, रद्द कर देते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं कि अभी नहीं, ये बात नहीं करना, जबकि लॉजिकली समझाना, उनसे बात करना, उनसे एज एन अडल्ट बात करने की ज़रूरत है। आप बच्चे को अल्लाह बेबी कितना क्यूट है इस तरह बात करेंगे तो वो बच्चा भी उसी तरह बात करेगा। और बात इस सेंस में भी, एक तो यानी आपका अंदाज क्या है बात करने का, एक ये भी कि आप किसी बच्चे से अगर बात कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर इतना नहीं है आप जितना, उसके तजुर्बात नहीं है, विज़डम नहीं है, तो आप उसकी सतह पर आकर अगर उसे समझाएंगे तो बात समझेगा, बजाय इसके कि आप डरा के रखें बच्चों को कि इस तरह नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, वहां जाओ तो इस तरह भी। अक्सर होता है ना कि आप थोड़ा सा बच्चों को जरा मार्जिन दें, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है ज़ुहैब। आई थिंक अडल्ट्स के लिए बच्चों की तरह नहीं बिहेव करेगा तो फिर कैसे करेगा? तो नरमी से पेश आए, बच्चों का ख्याल रखें और उनसे प्यार से बात करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो हम ये मैसेज, कल भी हमने एक मैसेज दिया था बड़ा अच्छा, वो आप कल हमने जो मैसेज दिया था उस पर हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया कि हमने कचरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेंकने की बात की, और ज़ुहैब आपने देखिए बिल्कुल मैंने तस्लीम किया इस चीज़ को, और इसमें सरवत भी मुझसे ये कह रही थी, हम दोनों यही बात कर रहे थे कि गलती होना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान हो जाती है। गलती आप दोहराए ना, यानी नई गलतियां करें। बिल्कुल। वो जो गलती आपसे हो गई है उसको सुधारने की कोशिश करो, फिर ऐसा ना करें जैसे कि मैंने किया कल। बिल्कुल, मैंने आपसे वादा किया आज था, आपने और आज देखिए मैंने नहीं किया और मैं नहीं करूंगा। तो इसी तरह लाइफ में आगे आप बढ़ सकते हैं कि नई गलतियां करते जाए ना, उसमें जरा मजा, न्यू चैलेंजेस, न्यू प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सरवत क्या ख्याल है टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा, हमारी पहली टॉप स्टोरी है पीटीआई एंड द इलेक्शन एक्ट। एक तरफ पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, ये तो हमें सबको पता है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर काउंसिल रिस्पॉन्डेंट्स बनाया गया है। बिल्कुल, ये तो हमारी पहली स्टोरी हुई। दूसरी स्टोरी जिसका बहुत जिक्र होता रहा कल, तमाम ही न्यूज़ चैनल्स उसकी बात करते रहे, एक गैर रस्मी गुफ्तगू की बानी पीटीआई ने, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मज़दाक बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का उन्होंने ऐलान किया है। इमरान खान ने लाहौर में जो ज़मान पाक ऑपरेशन हुआ है उसके दौरान पेट्रोल बम फेंकने का एतराफ़ भी उन्होंने किया, और ये सब कुछ जो इन्होंने एतराफ़ भी किया और मशरूत मुआफ़ी मांगी, ये अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की, सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए, तो उसके जवाबात में उन्होंने कहा कि 9 मई के दिन जो पेट्रोल बम आपके जो लोग थे उनके हाथों में देखे गए, सहाफ़ियों ने सवाल किए, तो उस पर क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि जो CCTV फुटेज जो दूसरे जगहों पे सड़कों पे लगी हुई है, अगर उसमें पीटीआई का कोई वर्कर उसके हाथ में ये बॉम्ब पाया गया है तो मैं माफी मांगूंगा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अगर कोई इन्वॉल्व है, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है ऐसी। तो ये जनाब बयान था सारा।
मशहूर तौर पर कंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने की है। अब देखना यह है कि वो जो एक हिस्ट्री रही है कि किस तरह वो एक बयान देते हैं और उसके बाद फिर वो पीछे हटते हैं और यू टर्न ज़रा वही कहते हैं कि तो एक बड़ी क्वालिटी भी है एक लीडर की, तो ये देखा होगा। अच्छा, तीसरी हमारी स्टोरी क्या है? एक बड़ी ही दर्दनाक, हैबतनाक, अंधोनाक शिकस्त हुई है। बिल्कुल जी, श्रीलंका ने भारत को 27 साल बाद शिकस्त दी है वनडे सीरीज में एंड दिस इज एन अमेजिंग स्कोर। वनडे सीरीज में 110 रन से तीसरे वनडे में 110 रन हराना बहुत बड़ी बात है जी, बड़ा बड़ी अच्छा बात है। उन्होंने खेला और ये वहां तो जश्न मनाया जा रहा होगा बिकॉज 27 साल कोई कम नंबर नहीं। बिल्कुल, और देखें भारतीय सूरमा, आप देखें कि बयानात जब देते हैं अभी जो ये सारा जो टूर्नामेंट हमारा हुआ है और अगर पाकिस्तान की टीम थोड़ा खराब भी परफॉर्म किया, मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान टीम, लेकिन भारत की तरफ से जो बयानात आते हैं और उनका जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कुछ कमी लगती है हमें। और गुज़श्ता सालों में हमने देखा कि वो ग्राउंड में भी कुछ जलाओ घिलाओ कर देते हैं जब भारतीय टीम हार रही होती है। तो ये शिकस्त हुई है, उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको शिकस्त ना दी जाए। तो भारत जरा और खेल में हार जीत तो होती रहती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए जी। तो बांग्लादेश में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं वो भी जारी हैं। शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग के 29 रहनुमाओं की लाशें मिली हैं। ये बड़ा एक आप देखें 29 लोगों की उनकी बिल्कुल। और ये शेख हसीना जब फरार हुई उसके बाद 29 लाशें मिली हैं उनकी पार्टी यानी अवामी लीग के लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज सवाल है, बिल्कुल एक और चीज जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे और आपने बांग्लादेशी साफी हमारे साथ थे, उनसे सवाल भी किया था कि ये जो भारत वो गई हैं शेख हसीना वाजिद, इसके पीछे क्या है, इसकी आपने सवाल किया था और उसका उन्होंने थोड़ा सा जवाब ऐसे दिया कि कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो जो उबूरी हुकूमत के जो अभी सरबरा बनने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की है, इंडिकेट किया है ये कि बांग्लादेश के कुछ बुरे लोगों के भारत के साथ ताल्लुकात है। तो किस तरफ निशानदेही कर, हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से, हाँ, लेकिन कुछ निशानदेही वो कर रहे हैं। और ये बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इस पे लोगों को सोचना चाहिए कि वो कहीं और मुल्क यानी पड़ोसी मुल्क बहुत सारे लगते हैं, उधर क्यों नहीं गई। और सिर्फ यही नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन पॉलिसी भारत को अपनी देखने रिविजिट करनी चाहिए। इस तरीके से भारत, और यही पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भारत इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान में कर रहा है और अमन के लिए खित्ते में काम कम कर रहा है, पाकिस्तान को गिराने के लिए और दीगर मुल्कों को गिराने के लिए काम ज्यादा करा है। तो आगे जरा अब कुछ मजे की स्टोरी भी हमारे पास है टॉप 5 स्टोरीज में, वो क्या है सर मजरा? जी कुछ खबर भी है इसमें, कुछ अच्छी खबर भी है, मिक्स्ड रिव्यू है, लेकिन मेट ऑफिस ने यौम आज़ादी पर मौसम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, सुहाना है, खुशगवार मौसम होने वाला है। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल आने वाला है, अगस्त आ गया है, अगस्त में मानसून आ जाता है कराची में, लेकिन इसके साथ साथ यानी 14 अगस्त पे शायद बारिश भी हो सकती है, कम बारिश ज़्यादा बारिश ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा, लेकिन मौसम ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन एक पॉइंट जो रेज किया गया बारिशों के मुतालिक वो ये था कि जी पूरी दुनिया में बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, टोर्नेडोज आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो स्कूल्स को बंद नहीं करती। तो क्यों पाकिस्तान में जब भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है या थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है सबसे पहले स्कूल्स बंद किए जाते हैं? बिल्कुल, राइट, ये ऐसा क्यों होता है? तो खैर रही है कि यौम आज़ादी है, एक डबल ट्रीट हो जाएगी लोगों के लिए, आज़ादी का जश्न भी होगा और फिर मौसम भी सुहाना होगा, तो इससे ज़्यादा और मज़े की बात क्या हो सकती है। तो जनाब ये हमारी टॉप 5 स्टोरीज थी। अब सबसे पहली स्टोरी यही है कि पीटीआई ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उस पर कुछ रद्दअमल भी आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, हुकूमत की तरफ से भी रद्दअमल लेना है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। सियासी जमातें ज़रा नज़र भी आ रहा है, एक दो जमातों को छोड़ के ज़रा टॉलरेंस थोड़ी कम होती जा रही है, माशरे में ही टॉलरेंस कम होती जा रही है। तो बानी पीटीआई के बयानात पर बात करेंगे, गवर्नेंस पर बात करेंगे हम, और ये जो बिजली के निर्ख हैं, महंगाई है, इस पर ही बात होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज भी खुर्रम दस्तगीर साहब के पास रह चुके हैं, तो बड़े रेलेवेंट हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने 365 को वक्त दिया, राइज एंड शाइन को वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि ये जो कल बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है,
आपको क्या तासुर मिला, क्या समझते हैं आप कि ये मशरूत मुआफी उन्होंने मांगी है या फिर उन्होंने चार्जशीट पेश की है इदारों के खिलाफ? नहीं, बानी पीटीआई अपने इक्तदार के हवस के पीछे भाग रहे हैं और लिहाजा उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ता है वो करते हैं। इस तरह उन्होंने पूरी कौम को 1 साल बल्कि 1.5 साल अमेरिका के खिलाफ उभारा और कहा हम कोई गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब वो अमेरिकी कांग्रेस जो 40,000 फलस्तीनियों के कत्ल की सहूलतकार है, जब उसी कांग्रेस ने उनके हक में कोई रेजोल्यूशन दिया तो ये शादियाने बजाने लग गए और कहा ये तो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत की फतह हो गई है। तो ये इस तरह की जो यू टर्न है ये इनकी तरफ से हमें कोई अब इस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि जब एक पहले तो कहते रहे और आपके नाज़रीन ये सुन चुके हैं कि किस तरह उन्हें वाले पाकिस्तान को और सरबराह को मीर जाफर मीर सादिक कहा, जानवर कहा, गद्दार कहा। अब अगर वो माफी मांग रहे हैं और मशरूत माफी, पहले तो मैं हैरान हूं कि कितनी वीडियोस और देखी। कल से जब उन्होंने ये बात की है तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है उस पर अगर चलें हजारों नहीं तो सैकड़ों वीडियोस के तो अंबार लग गए हैं जिसमें बराह रास्त तो उनकी पार्टी के अहदेदार साबिक वज़रा 9 मई में मुलव्वस नजर आ रहे हैं, तशद्दुद पर उकसा रहे हैं जिसे इंसाइटमेंट वायलेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो और उनने कितनी एविडेंस देखी, लेकिन गालिबन ये भी एक लेटेस्ट टैक्टिक है कि जिन कंधों पर पहले चढ़कर वो इक़्तिदार में आए थे वो दोबारा उन्हीं कंधों पर चढ़ने के मुतमन्नी। सर एक सवाल है कि हुकूमत 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रही है, इसमें कोई खास वजह है? देखिए 9 मई के ऊपर तो जुडिशल कमीशन या कम से कम जो अदालती कार्रवाई है वो तो पाकिस्तान के गालिबन 1 दर्जन जिलों में जारी है और वहां से जो है वो फैसले आ रहे हैं। बल्कि जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से, सबसे पहले 51 लोगों को यहाँ सजा मिली है। तो हर जगह पर अदालतों में ये मामला चल रहे हैं। तो हमें ये जो इस तरह के मुतालबात हैं ये सिर्फ गुमराह करने के लिए कि एक रियासत पर हमला हुआ है, एक जुर्म हुआ है और उसको जानने के लिए मैं फिर कहूंगा ये जो सैकड़ों वीडियोस या हजारों वीडियोस कल से सामने आ रही हैं ये सफिशिएंट एविडेंस है। बल्कि ज्यादा चैलेंज जो हुकूमत के सामने है इस वक्त, वफाकी हुकूमत के सामने भी और सूबाई हुकूमतों के सामने भी, कि वो फौरी तौर पर अगर अभी तक बहुत ताकीर हुई है, इस ताकीर को खत्म करके 9 मई के जो मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे और कारसाज थे, उन सबको फौरी सजा मिलनी चाहिए ताकि कम से कम पाकिस्तान की सियासत में ये एस्टैब्लिश बिल्कुल फौरी सजा मिलनी चाहिए। आप पाकिस्तान आप जो है नहीं, जो मुल्की इमलाक हैं, रियासती इमलाक हैं, उनको आग लगाकर उनको तबाह करके सियासत नहीं कर सकते। इन्होंने तो पेशावर में 150 जानवर को आग लगा दी। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की सियासत में जो तशद्दुद का अंसर है वो बिल्कुल ही इसको हमें वाज़ेह तौर पर अदालतों के जरिए जो है उसको काउंटर करना है। बिल्कुल आप ये वजह फरमाया आपने और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने। जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा चैलेंज हो तो हमें खुद दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय ये कि सियासी जमातें दहशतगर्दी पर उतर। जी ये वजह फरमाया आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जुडिशल जो सिस्टम है वो चल रहा है, अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के जरिए ही आप उसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के जरिए, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता किसी सूरत और अदालतों में ही फैसले होंगे। अब ये जब बात हुई है तो इसके बाद एक सवाल ये भी बनता है कि पीटीआई तो लग रहा है कि वो इदारे से तसादुम की सूरत हाल पीटीआई की बनती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, वो भी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया रिजर्व सीट से मुतालिक और वाज़े तौर पर वो फैसला था, लेकिन हुकूमत ने फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट और फिर एक लग रहा है कि टकराव किसी सूरत हाल अदालत के साथ मुस्लिम लीग नून की और हुकूमत की चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? जी मैं बड़े अदब से कहूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसा इदारा है जो बराह रास्त अवाम से अपनी साख्ती और अथॉरिटी जो है वो ड्रॉ करता है और वो पार्लियामान है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी नज़र में उसने एक आइन से गंभीर तजावुज़ किया है मखसूस नशस्तों के केस में,
तो और हमने उसके सामने रिव्यू भी फाइल किया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल रिव्यू फाइल कर दिया बड़ा तवील, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रिव्यू फाइल किया है। तो अदालती कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम की मंशा है और उनकी जो मर्जी है मुख्तलिफ मामलात में कानून साजी की, पार्लियामान सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। तो बजाय ये कि हम इसको कोई तनाव की सूरत हाल बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक राय दी है, पार्लियामान ने उसके ऊपर अपनी जो कि पार्लियामान के पास कानून साजी का एक आईनी इख्तियार मौजूद है, तो लिहाजा पार्लियामान ने अपना आईनी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया, तो पार्लियामान ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। तो ये इसको तनाव की सूरत हाल नहीं है, मुख्तलिफ राय आ रही है पाकिस्तान की रियासत के अंदर से, और जल्द या बदेर इसका कोई एक कंक्लूजन हो जाएगा। सर, थोड़ा इससे हट के सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली का है, बिजली की कमी का है, कीमतों का है। पाकिस्तान में बिजली खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगी है। इस पे भी IPP से ज़्यादातर महाद भी नून लीग की तरफ उठते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, ये बड़ा आसान है, लेकिन आपके नाजरीन को दुरुस्त पैराज में बात करनी चाहिए। IPPs की पहली जो खेप थी वो 1993 और 94 में साइन की गई थी, फिर दूसरी 2005-06 में साइन की गई थी, और तीसरी जो फाइनल खेप है वो 2015 के बाद जो नई पॉलिसी आई थी उसके तहत की गई थी। तो लिहाजा हर चीज को नून लीग पर आप इंडिकेट जरूर लोग करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जहां इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, इसमें शफाफियत भी आनी चाहिए कि कौन से लोग थे जिनके साथ एग्रीमेंट्स हुए, उनको गवर्नमेंट ने क्या पेमेंट्स की, इसमें शफाफियत बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखें कि 2013 में इस मुल्क में 18 की लोड शेडिंग भी थी। इसी से जुड़ा एक सवाल देखिए, 2020 की रिपोर्ट भी सबके सामने है। 2020 में IPPs पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें बड़ी फाइंडिंग्स आई थी कि जो मुआहदे किए गए हैं इसमें ब्यूरोक्रेटिक तौर पर जो खामियां हैं, जिस तरीके से नहीं देखा गया निटी-ग्रिटीज को, फिर ये भी नहीं देखा गया कि उन पावर प्लांट्स की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है प्रोड्यूस करने की बिजली, फिर कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस गरीब मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल ये सूरत हाल है कि आपकी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पैसे दिए जा रहे हैं बिलियंस। तो इसको कैसे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने भी अब थोड़ा इनिशिएटिव लिया है, FPCCI के वक्त में मुलाकात की है उनसे और उन्होंने कहा कि कमेटी बने और इनको देखा जाए दोबारा से। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो जो इसमें बिल्कुल दुरुस्त 2020 की आप कमेटी का आपने जिक्र किया, अब उस रिपोर्ट के जो ऑथर थे वो 7 महीने निगरान वजीर तवानाई थे, और अभी दोबारा 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको अपना मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर किया है तवानाई के बारे में। तो लिहाजा वो एक दफ़ा फिर हुकूमत में आए हैं, और वो जो तमाम रिपोर्ट के जो भी नताइज हैं, अगर वो समझते हैं कि उनको इंतज़ामी तौर पर राइज किया जा सकता है तो वो करेंगे। लेकिन इसमें एक रुकावट है कि जो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं उनके पीछे गवर्नमेंट की जो सॉवरेन गारंटीज हैं, अगर उस एग्रीमेंट में कोई तब्दीली करनी है, 2 ही तरीके, या तो जो एग्रीमेंट करने वाला है उसको उस पर जो है हमें राजी करना है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को कोई इस मामले में सपोर्ट करें। दूसरा जो तरीका है, बेहतर तरीका ये है कि पार्लियामान में पूरी शफाफियत के साथ पहले हकाइक रख के पार्लियामान में बहस की जाए, वहां पर फैसला किया जाए, क्योंकि मुकद्दमे पार्लियामान। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त जो हुकूमत ली है मुस्लिम लीग नून ने, जिन हालात वाक़यात में ली है, कोई उनका यानी इतनी मजबूत हुकूमत इसको तस्वुर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट तो कर रही है, जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि हम इत्तेहादी नहीं है उस तरीके से। तो आप ये बताइए, ये जो बड़े फैसले अभी लेने हैं, IMF से मामलात मजीद आगे बढ़ाने हैं, फिर उनकी डिमांड्स भी पूरी करनी है, अवामी सतह पर जब आप इतने मजबूत नहीं है, पॉलिटिकली इतने मजबूत नहीं है, तो कैसे उनको अवाम ओन करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल आपके लिए सूरत हाल सियासी तौर पर हो जाएगी। इससे कैसे डील करेंगे? जी, पहले तो अच्छी खबर ये कि जो मुश्किल और बड़े फैसले थे वो लिए जा चुके हैं, अब वो माजी में हो गए, वो रिसेंट पास्ट में बजट से पहले वो फैसले लिए जा चुके हैं। तो लिहाजा मजीद तो हम कोई ऐसे फैसले नहीं देख रहे आने वाले जो कहते हैं नियर फ्यूचर में, जिससे पाकिस्तान की आवाम पर कोई बोझ पड़े। लिहाजा वो अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिस तरह बिजली के बिल हैं, वो हमारे सामने आ गए। दूसरा ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हुकूमत में आने का सिर्फ वाहिद मकसद ये है
कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम चाहिए ताकि हम मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकें। और बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जहां पाकिस्तान को बतौर मुल्क चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जब तक हम इस्तेहकाम नहीं अचीव करेंगे तब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, अंदरूनी और बैरूनी। और जो असल मकसद है हम सबका वो ये है कि पाकिस्तान के नौजवान मर्दों ख़वातीन के लिए वाफिर और बेहतर रोजगार पैदा करना, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम मुस्तकिल तौर पर एक सियासी इंतशार और सियासी हिजान में मुब्तला रहेंगे। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून नहीं 2013 से 18 के दौरान उस वक्त भी धरने हुए थे, उस वक्त भी इस्लामाबाद पर हमले हुए थे, उस वक्त इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन उस दौरान हम मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बैक वक्त महंगाई, कराची जहां से आप प्रोग्राम करें उसकी टारगेट किलिंग और लोड शेडिंग और दहशतगर्दी से निजात दिलाई थी। तो मुस्लिम लीग नून के पास ही रिकॉर्ड है मुल्क को मुश्किल से निकालने का, तो हम इंशाल्लाह दोबारा निकालेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन की टीम को। थैंक यू सो मच। और वो यही कह रहे थे उनका खास पॉइंट कि सियासी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बात करते आ रहे हैं कि जब तक वो नहीं होंगी तो पाकिस्तान तरक्की का नजरा बिल्कुल एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको सेटल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जनाब, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताते चलें हमारे साथ आज एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, मेरी तो फेवरेट है ही, आप सबकी भी फेवरेट है। बिल्कुल पॉलिटिशियन भी है वो क्या नहीं है, एजुकेशनिस्ट भी है, एंकर जो एंकर का एक टर्म है वो उन्हीं से समाजी है, वहाँ से समाजी काम भी करती है। खुशबख्श शुजात साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बहुत मजे की गुफ्तगू करेंगे। थोड़े से इंतजार के बाद आप छोटी सी ब्रेक पे जाइए और वापस आइए, विल बी राइट हियर। जनाब वेलकम बैक एक बार फिर अपने एक मॉर्निंग शो के सेट के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिसका हमने जाते हुए थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ जो हम करा सकते थे वो हमने करा दिया ब्रेक पर जाते हुए। और मैं तो इस वक्त बात करूंगा उनसे एक फ़ैन की हैसियत से, या उनसे इंस्पिरेशन मैंने ली है, बहुत कुछ सीखा है, तो शायद कहीं डगमगाऊं तो मुझे जरा माफ कर दीजिएगा। ऑल्सो आई फील दैट ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, एंड नॉट जस्ट इन वन फील्ड बट खुशबख्श आपा ने हमें हर प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन पर्सनालिटी दिखाई है, वुमन ऑफ सब्सटेंस और एम्पावरमेंट की एक शक्ल है। आपा सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ज्यादा नहीं कह दिया तुम लोगों ने? नहीं बिल्कुल, अभी तो बहुत कम कहा है हमने। बहुत बोलते हो तुम लोग, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज ढूंढ के निकाल के लेकर आते हो, बंदे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दो। आपको पता है जब किसी को खामोश करना हो तो क्या करें, उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब मैं चुप, मैं बोलते बहुत शुक्रिया, ये हम यही चाहते हैं। आप स्टूडियो में आई, हमारे शो को 4 चांद लगाए। आपको बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी वेल डन। और आप जैसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास कुछ मैटर होता है, मटेरियल होता है, सोच होती है। बिल्कुल डूइंग गुड माशाल्लाह। थैंक यू। आप तो सोच आपा क्या कह रही है, पाकिस्तानी मसाइल कहाँ जा रहे हैं, एक आम आदमी की उम्मीद, डिसअपॉइंटमेंट क्या चल रहा है, अभी तो समझ नहीं आ रहा अगर बात की जाए। देखिए हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं ना उसमें मायूसी कुफ्र है ना, बिल्कुल। और उसमें कहा गया ना कि मोमिन की असल पहचान ये, जो आपने पूछा ना अभी सवाल, उससे मुझे जहन में आ रहा है कि मोमिन की असल पहचान ये है कि उसके पास ना खौफ है ना हुज़्न है। हुज़्न मायूसी को कहते हैं, ये तो एक मोमिन की पहचान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मायूसी या खौफ में तो मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से सबक लेना चाहिए। हमारी कौम जिस तरफ चली गई है, जा रही है या ले जाई जा रही है, आप उसको कुछ भी जुमला कह दें, ये वो नहीं है जो 1947 में जिस कौम ने पाकिस्तान बनाया था। एक तहरीक, एक जज्बा, एक अज़्म, एक मकसद, एक इरादा, उसमें कितने अल्फाज शामिल हैं।
तो अब हम जहाँ आके फंस गए हैं जिस दलदल में, ये एक ऐसी दलदल है जिसमें से आप जितना निकलना चाहते हो उतना अंदर जाने लगते हैं। तो हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है इससे सबक सीखना चाहिए। अभी आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में। देखिए हमारे ही ज़माने का वाक़या है ना, कितनी तारीखें हमारी निगाहों से गुजर रही हैं और कितनी तेज़ी से गुजर रही हैं। ये कौम जिसने 25 साल में अपने आप को पाकिस्तान से भी अलग करके सही मानों में मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली, आज उसकी तलबा तंजीम ने अपने आप को कहाँ ला के खड़ा किया है। और दुनिया की जितनी भी तहरीकें हैं आप देखें, बड़ी बड़ी तहरीकें, वो तलबा से ही जन्म लेती हैं। पाकिस्तान एक इसकी मिसाल है ना। बिल्कुल ऐसी। तो तालिब इल्मों ने बनाया था, तालिब इल्म उसमें आगे आगे थे, और जब सर सैयद अहमद ख़ान ने तालिब इल्मों को उठा के खड़ा किया, तंजीम शुरू हुई। इसी तरह पाकिस्तान में भी आप देखिए तलबा तंजीमों से हमारी हुकूमतें गिरती थीं और उठती थीं, और तालिब इल्मों में एक शऊर था, एक जब तक विजन शऊर ना हो ना, जब तक आपके अंदर वो एक क्या कहना चाहिए, एक एहसास ना हो, उस वक्त तक तो कौम बनती ही नहीं है ना। कौम बनाने के लिए वो शऊर जरूरी होता है, और कुछ कर दिखाने का जज्बा, हार जीत, इलेक्शन भी हार जीत का हिस्सा है ना। टॉलरेंस आती है कि यार अपनी हार को तस्लीम करना है। आप जीतने के लिए खेलते हैं, आप हारने के लिए तो खेलते ही नहीं है। आपका जज्बा ये होता है कि भाई मैं जीतूंगा, और अगर आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप खेले ही नहीं ना। तो ये जो एक बेखौफ इरादे थे वो हमारे टूटते जा रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स भी आप, सॉरी टू कट यू ऑफ, फिर आप जब तलबा तंजीमों की बात कर रही हैं तो उसमें ज़ाहिर है इंसानी हुकूक की अवेयरनेस, वो तलबा तंजीमें लोगों को बताती थी, कैंपेन्स होती थी, ड्रामे के जरिए बताती थी, थिएटर्स होते थे। जी जी। देखिए यूनियंस का, तलबा यूनियंस का बंद होना हमारा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट्स को मौका नहीं देंगे कि वो अपना दिमाग, क्या हुआ फिर स्टूडेंट्स को आपने वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, वो डिप्रेशन में चले गए, सफोकेटेड हैं, स्टूडेंट्स के पास कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अब आप बहुत पहले की बात करें तो जब स्टूडेंट यूनियंस थी तो फंक्शंस होते थे, डिबेट्स होती थी। देखिए एक तरह से अगर मैं बिल्कुल ये आम जबान में कहूँ तो दिल से भड़ास निकल जाती है ना, कैथारसिस अपना, और सारा अपने अंदर से आके स्टेज पे बोलना, एक्टिंग करना। एक प्लेटफॉर्म था, स्कूल का प्लेटफॉर्म, फिर कॉलेज का प्लेटफॉर्म, फिर यूनिवर्सिटी का, फिर आप दर्जा बदर्जा ऊपर जा रहे थे, आपकी लर्निंग हो रही थी, अच्छा बुरा हो रहा था, आप कहीं फिट भी रहे थे, कहीं आप, और वो एलीट का ही सिर्फ नहीं था कि वो लीडर, वो ज़ाहिर है वो स्टूडेंट आवाम से उठ के आती है, हर तहरीक आवाम, वो आवाज़ आवाम की होती है, आवाम की आवाज़ होती है। तलबा तंजीमें आवाम ही की तंजीमें। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो अलमिया है, मैं पहली बात ये कहूँगी कि हमारे यहाँ तालीमी सिलसिले में जितनी खराबियां हैं, उन्होंने हमारी जो आज कौम की हमारी हालत बनी हुई है, जो हमारा मिजाज है ना, उसको ख़राब किया है। क्योंकि यही नहीं है कि तलबा तंजीमों की वजह से, आप ये देखिए सारी दुनिया में, आपने अभी अपने खबरों में भी बताया, सारी दुनिया में बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, -50 टेम्परेचर होता है, कहीं तो ये है कि रात और दिन ही नहीं ख़त्म होते, वहाँ रात ही नहीं निकलती है, 24 घंटे दिन रहता है। लेकिन कहीं आपने नहीं सुना होगा कि सिर्फ ये कि कोई हल्की फुल्की बारिश का अंदेशा है या गर्मी बहुत हो गई तो आप स्कूलों को बंद कर दें। दुनिया का हर काम सर्वत चल रहा है, यही बात है। कौन सा काम रुका है? शादी, ब्याह, खाने पीने, आना जाना, बिजनेस, बाजार, शॉपिंग, सब तबाही किस चीज़ की हो रही है कि 15 दिन जो हमने इतनी मुश्किल से करिकुलम तैयार किया, जो सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड, टीचर्स प्रिपेयर्ड, एक पूरा सिस्टम होता है जब स्कूल खुल रहा होता है ना, ये एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा, दरवाज़ा खावर जिसे कहते हैं। अब 15 दिन पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे क्या करें, उनके पास कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। तो और स्कूलों में तबाही है कि किस तरह उस 15 दिन के सिलेबस को आगे जाके बराबर करेंगे। कौन सी ऐसी गर्मी पड़ गई है। दूसरे ये कि अगर आप कहते हैं कि बारिश की वजह से, इसका मतलब है आपने सड़कें अच्छी नहीं बनाई हैं, आपको ये डर है कि कोई बस खाई में ना जा पड़े, कोई बच्चा गटर में ना जा पड़े, फिर आपके ऊपर शिकायत आ जाएगी। तो असल में हम सहूलियात नहीं पैदा करते और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे बड़ा दुख है कि ये जो स्कूल फ़ौरन बंद कर दिए जाते हैं। फिर दुनिया में कहीं इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं, अगर आप वर्किंग डेज निकालें तो भाई अब जो जाने वाला है अल्लाह ताला ने उसे उठा लिया। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर, हमारे फाउंडर पाकिस्तान के, पाकिस्तान बन रहा है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है,
तो वो 14 अगस्त को तो बच्चे घर में, 15 को आएंगे, वो तो इंडिया का यौम आज़ादी है, अब उसमें हम पाकिस्तान का झंडा कैसे लेके खड़े हो जाएं? तो एक अजीब सी सूरत हाल नहीं है। फिर ये है कि आप यौम आज़ादी मनाएं। आप कैसे मनाएं यौम आज़ादी? बच्चों को आपने घर में डाल दिया, बच्चों को कहें स्कूल जाएं, तब तो यौम आज़ादी। हमारे जमाने में जो सुबह फ्लैग उठता था, हमेशा होता है, फंक्शन होता था, असेंबलीज होती है, बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तराने होता था, एक जश्न की तरह। इसको तो जितना मनाया जाना चाहिए उतना कम है, छुट्टी दे। लेकिन आप वो ये ना कि मनाया जाता है इस तरीके से कि वो साइलेंसर्स निकाल के मोटरसाइकिल्स के, वो गलत तरीके से मनाया जा रहा है। एंड आई फील दैट पोल्यूशन ज्यादा है उस दिन। जब एक शऊर खत्म हो जाता है ना, तो फिर चीजों का रुख फ्रस्ट्रेशन फिर इस तरह निकलते हैं। तो कुछ सियासत की बात करें। बिल्कुल आपा, सियासत में हमने आपका बड़ा देखा, स्टैंड आपने लिया और एक टाइम पे बहुत नजर आई सही कॉजेज पे बात करते हुए। आज कहाँ हैं आप और क्यों नहीं नजर आ रही, और हमें आप वापस चाहिए तो आप कैसे आएंगी वापस? मैं आज भी वही हूँ। मैं बड़ी साबित कदम हूँ और मेरा हौसला नहीं टूटता, मैं वही हूँ। देखिए, सियासत में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो याद रखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको चुप हो जाना है और कहाँ आपको बोलना है। सही बात। गलत जगह बोलना और गलत जगह चुप हो जाना, दोनों चीज़ें बहुत इंसान को पीछे ले जाती हैं। तो सियासत में हर वक्त आप कहीं किसी संघासन पे नहीं बैठना है। और सियासत का मतलब क्या है? मैंने जब सियासत ज्वाइन की, सरवत आप भी जानते हैं कि मैंने जब सियासत ज्वाइन की तो मुझे सियासत कोई ज़रूरतन तो ज्वाइन नहीं की थी। बिल्कुल, कुछ लोग ज़रूरतन करते होंगे, मुझे नहीं पता। ये प्रोफेशन उस तरह नहीं है कि आपने उसका अपना लिवलीहुड। मेरा एक सोशल मेरा प्लेटफॉर्म था, मेरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, उसी को आगे ले जाके मैंने सियासत में कदम रख दिया। उसी जज्बे के साथ उसी लोगों के काम करेंगे, ज़मीन पे बैठ के बात करेंगे उनसे, उनके साथ उनके मसले हल करेंगे। यही मेरा आज भी मकसद है और वो मेरा जारी है। अब मेरे साथ एक और अजीब सी बात है जो मैं आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ, जो मुझे आजकल एहसास होने लगा है। मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं कैमरा लेकर साथ चलूँ। मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं अपने फोन के ऊपर मैं फौरन मैं भी ये खा रही हूँ, मैं भी यहाँ इससे बात कर रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, उससे मिल रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे अल्लाह ताला ने कुछ इतनी कम उम्री में शोहरत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। और इतनी जल्दी मुझे हर प्लेटफॉर्म पे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी दी है, मैं उसकी मशकूर हूँ बहुत सर झुका के। तो हुआ क्या कि मैं तो बस हूँ और मैं तो कर रही हूँ और सबको पता है। सोशल मीडिया का दौर आ गया जी। तो मुझे आप कहिए ना कि आप कहाँ हैं? मैं वही हूँ, मैं उसी तरह काम कर रही हूँ, मैं उसी पार्टी में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन उस तरह मैं अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करती। और आदमी इंसान उस वक्त प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद जब वो किसी रुतबे या ओहदे पे होता है। जब मैं MNA हुई, इलेक्टेड MNA थी, मैं ज़ाहिर इलाकों में जा रही हूँ तो पार्टी खुद कैमरे भेज रही है, अखबार वाले खुद आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो हर वक्त आप किसी रुतबे पे नहीं होते, उसके बगैर भी आपका काम चलता है। एक सवाल और, ये जैसे MQM हमने उसके MQM का ज़ाहिर उरूज भी देखा और फिर उसका जवाल भी देखा। इशू बेस्ड सियासत MQM ने की, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने, मीरपुर खास, सखर और दीगर भी। लेकिन उसके बाद लॉस कहाँ कर गया? यानी वो जो आपने बुनियादी जो मसाइल उजागर किए लोगों के, उसमें कोटा सिस्टम भी एक बड़ा अहम मसला था, वो तो हल नहीं हुए। लेकिन MQM कहीं जाके सीन से गायब हो गई। अच्छा, बांग्लादेश आपने देखा कि जहाँ पर वो इशू। मैं हैरान हो रही हूँ, आप एक न्यूज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं, 17 सीटें हैं MQM के पास, ठीक है, कहाँ गायब हो गई? लेकिन पाकिस्तान और वो हुकूमतें उसके वोट से इधर से और उधर होने के लिए डर रही होती हैं। उसका इतना बड़ा वजन है इस वक्त भी पार्लियामेंट में। और देखिए, कोई भी पार्टी पार्लियामेंट से उसका वजन नापा जाता है। देखिए पार्लियामेंट में उसका कितना जोर है, कितना वजन है, उसकी बात की कितनी से है। तो इस वक्त भी MQM की जो से है, जो उसका वजन है, जो उसका एक एक मेंबर है जो पार्लियामेंट में बैठा है, वो बेहद अहम है। तो ये नहीं कह सकते आपके सीन से गायब हो गया। 17 सीटें लेके और उसके बाद उनकी रिजर्व सीट्स भी मिला लें तो अच्छी खासी सीटें हैं उनके पास। और वो इस वक्त भी हुकूमत इधर या हुकूमत उधर का एक बाट है बीच में, बहुत मजबूत। लेकिन आप देखिए, हम भी मैं जर्नलिज्म में थोड़ा बहुत वो जो एक हमने ऑब्जर्व किया था, वो जो एक स्ट्रेंथ
लोगों की, एक आवाज पे लोगों का निकलना, वो डिसिप्लिन, बिल्कुल देखिए वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट किया है और उसकी वजह है, जाहिर है कोई ना। आप सही कह रहे हैं, वो आपने वजह का कोई बिल्कुल उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो अब बिल्कुल आम तौर पे सबको पता है। देखिए वो जो आप कह रहे हैं कि एक आवाज़, वो आवाज़ जब बुलंद हुई थी तो वो इतनी ताकतवर थी, इतनी तवाना आवाज़ थी कि उस आवाज़ ने पूरे कराची को उठा के खड़ा किया, पूरे सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान में वो आवाज़ गूंजी। कभी भी सियासत में कोई डेड एंड नहीं आता और कभी भी सियासत में कोई एक ही शख्स नहीं रहता। आपको याद होगा भुट्टो साहब की आवाज़, क्या आवाज़, बिल्कुल ऐसे वो चले गए तो क्या पार्टी ख़त्म हो गई। फिर बेनज़ीर आई, बेनज़ीर 9 साल जिला वतन रही, उस वक्त ख़त्म था, बिल्कुल लग रहा था जवाल है, फिनिश हो गया। मुझे याद है जिस पार्टी में कहीं कोई पीपल्स पार्टी के लोग होते थे तो लोग डर रहे होते थे कहीं फोटो ना आ जाए हमारा इनके साथ, ये होगा कि भाई इनके साथ बैठे हैं, ये हो जाता है, हर पार्टी के साथ होता है। फिर उसके साथ आप देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ क्या था, 7 साल वो बाहर थे, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। तो इसमें बड़े नशेबो फराज आते हैं। बस इसमें आप कितने साबित कदम रहते हैं और कितना हौसला नहीं हारते सियासत में, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आपके सामने इमरान खान साहब की मिसाल है, अभी आपके सामने पीटीआई की मिसाल है कि वो शख्स जिसके सामने लाखों करोड़ों का मजमा हो जाता था और वो शख्स जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था और इतना पॉपुलर, और आज भी कहते हैं पॉपुलर है, और उसकी पॉपुलैरिटी से तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। आज वो जेल के अंदर है और उसकी पार्टी वहाँ बैठी है। तो ये नशेब व फराज, बात सिर्फ ये याद रखिए कि एक तो हौसला ना हारें और अपने मकसद से ना हटें। देखें जो मकसद से हट जाती है ना पार्टी, वो तबाह हो जाती है। भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। कब लगाया था? 70 से आज तक की आप साल गिने कितने हो गए, तो वो रोटी और कपड़ा मकान आज भी किसी को नहीं मिला, पर पार्टी अपनी जगह खड़ी हुई है क्योंकि वो लेकर चल रहे हैं उनको, उनका स्टैंड है। अब आप अगर एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम ने एक आम आदमी को पार्लियामेंट में पहुंचाने का वादा किया। एमक्यूएम का नारा था जागीरदारों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ। उसका नारा था कि भाई हम एक आम पढ़े लिखे पाकिस्तानी को लाएंगे। आज भी जो 17 सीटें हैं आप उनमें ज़रा गिनिए और उनका ज़रा बायोडेटा देखिए, दे ऑल आर कॉमन पाकिस्तानी, कोई किसी की जागीरदारी नहीं है किसी के कोई। तो मेरा मतलब है कि मकसद ये होना चाहिए, आप अपने मकसद से ना हटें जो आप मकसद लेके पॉलिटिक्स में आए, मसाइल आएंगे और ऊपर नीचे तो होगा। देखिए कोई किसी वक्त आप मसनत में हैं और आज वो हैं तो क्या, वो कहते हैं ना ये किराए का मकान है, कोई अपना घर तो नहीं है, तो वो वाली मिसाल है कि आप आज हैं कल नहीं है वहाँ, तो कोई बात नहीं है, हौसला भी नहीं हारना चाहिए अगर आप वाकईतन अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। पर हाँ, जहाँ तक आपने एमक्यूएम की बात की, मैं आगे आपसे एक बात कहूँगी, क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी है, आम लोग हैं इसमें, वो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो देखिए जो लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं उनके पास पैसा भी, भाई पार्लियामेंट तक जाना और इलेक्शन लड़ना बहुत पैसा चाहिए। सही बात। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ ना, जब मैंने इलेक्शन लड़ा है तो पार्टी ने मेरा फॉर्म के पैसे दिए 5-6 हज़ार रुपये, और उसके बाद पूरा इलेक्शन मेरा पार्टी ने लड़वाया। मेरे पास तो नहीं थे ना इतने पैसे कि मैं इस तरह खर्च करूं। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी, लेकिन ऐसा नहीं था जिसको मैं इस तरह लुटा देती कि मेरे बैनर लगा दूं मैं और मैं जलसे कर दूं, नहीं हो सकता था पार्टी ने। और आज भी वो पार्टी इसी तरह बेहद नामसाइद हालात में, मैं ये बात ज़रूर कहूँ, बहुत उनके साथ मुश्किलात हैं, लेकिन वो अगर डटी हुई है, कभी वो टूटती है, कभी वो जुड़ती है, कभी वो अलग अलग हटते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं, है मुश्किल काम है। लेकिन वो तो खैर देखिए सरवत, अगर ये बात निकलेगी ना तो फिर वो सवालात तो मैं करते फिर सियासत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मुझे ज़रा रोके आप, और हम ज़रा लाइटर नोट पे आपस से बात करेंगे। आपा यू आर अ ब्यूटीफुल मदर, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऑन अ लाइटर नोट अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि एज अ वर्किंग, मतलब आपने काम भी किया, पॉलिटिक्स में भी नहीं, आई एम श्योर एंकरिंग के टाइम पे भी, क्या चीज़ें चेंज देखती हैं आप कल की माँ में और आज की माँ में? अच्छा देखिए, पहले तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें तरबियत देती थी, संभालती थी। फिर अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया, 1997 में मैंने एक स्कूल खोला। बिल्कुल। आज उसकी 3 ब्रांचेज हैं, मैं उसे 26 साल से रन कर रही हूँ।
फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं औरों के बच्चों को पढ़ाऊँ, माशाल्लाह, है ना। तो ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे दी, क्योंकि मैं अक्सर अपनी टीचर से कहती हूँ कि देखिए जो पढ़ाता है ना, जो उस्ताद होता है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा दर्जा दिया। सही बात, सूफी बुजुर्गों कलंदरों वाला दर्जा है ये। अगर समझ लें कि बहुत बड़ा बोझ है एक इंसान के जहन में, आप या तो एक चिराग रोशन कर दें या उसकी बत्ती गुल कर दें, बिल्कुल, है ना। जिम्मेदारी भी है, एक अगर रुतबा है तो जिम्मेदारी भी है। जितने हमारे पैगंबर, रसूल, अंबिया, सूफी गुजरे हैं, वो मैसेंजर थे अल्लाह ताला के, वो टीचर थे, वो टीच करते थे, वो लोगों को समझाते। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो फिर उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है और बड़े नाजुक मकाम पे वो खड़ा है। इतने नाजुक मकाम पे है कि उसकी सबसे ज्यादा तो इल्म की पूछ होगी। आपको ही पता था और आपने गलत काम किया। सही बात, बिल्कुल। जो जाहिल है बेचारा, बेल में उससे की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो आपका सवाल था कि क्या मैंने फ़र्क महसूस किया, मैं वर्किंग थी हमेशा से, मैंने काम भी किया, बच्चे वगैरह सब, जॉइंट फैमिली थी तो मुझे आसानी रही, ये मैं ज़रूर कहूँगी। मैं तन्हा नहीं थी, वरना तो बड़ा मुश्किल होता कैसे बच्चे घर छोड़ें। तो जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो आपको भी पता है। जी बिल्कुल, लोग नहीं समझते, लेकिन उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको बहुत गुर्दा दिल करना पड़ता है, हिम्मत करना पड़ती है, आपको डबल काम करना होता है। मुझे याद है मैं मीना बाजार करती थी, घर आती थी, आते ही सीधी मैं जूते उतारती थी, सीधी बावर्ची खाने सीधी। मुझे अपने घर में ये नहीं जताना था कि भाई मैं तो बड़ी नॉन हूँ, मैं तो अभी इतना बड़ा काम करके आई हूँ, मैं तो पैसे कमा रही हूँ, भाई मैं सीधी मैं अपने किचन में जाती थी, फिर बच्चों का खाना, फिर अपने ससुर को पूछना था, ताकि उनमें मुझे कोई ये ना कह दे कि फील होता है ना काम कर रही है तो घर को टाइम। अब मैं आपको बताऊं, जो आपने बच्चों की आज की बात की, ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसको मैं मुख्तसर समेटती हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि आज भी माएँ बहुत मेहनत कर रही हैं बहुत, लेकिन उनके पास मसाइल ज़रा मुख्तलिफ हो गए, हमसे मुख्तलिफ हो गए। हमारे बच्चों की दुनिया भी महदूद थी, हम तक की, उनकी दुनिया। देखिए मौशी, पता नहीं क्यों मैं कभी सोचती हूँ कि मौशी मसाइल कभी भी आपकी तहजीब पे हमला नहीं करते। मौशी मसाइल कभी आपके अखलाक को बुरा नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें छुप जाते हैं, मौशी मसाइल में छुप के हम अपने अखलाक को। आप ले लेना बांग्लादेश की मिसाल, अभी हमारे सामने है। मौशी तौर पे 15 साल में उन्होंने हसीना साहिबा ने उसको यहाँ ला के खड़ा, लेकिन उसके बावजूद लोग, लेकिन मौशी अगर तौर पे वो इतने मुस्तहकम थे तो क्यों इनकलाब लेकर आए, क्यों इनकलाब लेकर आए। अब एक बहुत वक्त हमारे पास मुख्तसर रह गया, लेकिन शेर व अदब से आपका ताल्लुक तो जाहिर है, आप जानते ही हैं। कोई शेर हो जाए, शेर अगर जाते जाते आप हमें बताएं। एक वो हैं जिन्हें शोहरत की हवस से नहीं जाती, एक वो हैं जिन्हें शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए। वाह वाह वाह, दिस सेट्स ऑन योर पर्सनालिटी सो मच। थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आप नहीं नजर आती हमें मॉर्निंग शोज पे, लेकिन आप यहाँ आई राइज एंड शाइन पे, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत कैसे पता चला, पता ही नहीं चला। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू सो मच। आप और आपने शेर कहा है तो मैं भी एक शेर से ही हम ब्रेक पे जाएंगे कि मैं साबिरों के कबीले से हूँ, मगर मेरा रब वो मुहतसिब है कि सारे हिसाब रखता है। वाह क्या बात है। एक छोटी सी ब्रेक में जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। विल बी वेटिंग फॉर यू हियर एट राइज एंड शाइन। नाज़रीन, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग लाइव इस वक्त के शो पे भी कमेंट्स कर रहे हैं और अपने व्यूज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। वहाँ से फिर हम यहाँ, हाँ, टीम की और हमारी एफर्ट देखें आप। हाँ, कभी उधर कभी इधर। हाँ, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आज शो में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात की, बांग्लादेश की सूरत हाल पे बात की, हमारी जो PTI की ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं उस पर बात की, खुशबख्श शुजात साहिबा हमारे पास, तालीम की बात की, बारिश की बात की, स्कूल के बंद होने की बात की। मैं कुछ नहीं जानता, अब हम क्रिकेट में बात करेंगे।
और कोई बात नहीं। जो आप खेलते आए हैं बचपन से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट में बात होगी तो बताएं, मैं करूं बात का आगाज या आप कर रही हैं? तो 17 रुकनी टीम जी। सबसे पहले तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान टीम ऐलान कर दी गई है। बिल्कुल तो जी बिल्कुल, और शान मसूद कप्तान होंगे, उसके सऊद शकील जो कि यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन हैं वो नायब कप्तान है। बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस वक्त है। और बांग्लादेश के खिलाफ ये पहले 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत भी करेंगे। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट यानी पाकिस्तान में होगा। तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक मौका है कि स्टेडियम जाएं ज़्यादा तादाद में और अपनी टीम को भी सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें। अच्छा है। कराची में होने जा रहा है भाई, बिल्कुल 30 अगस्त से 3 सितंबर तक शेड्यूल है कराची में भी। अमेजिंग। तो फिर हम वहीं पाए जाएंगे। ऐसा करते हैं कि राइजिंग शाइन की टीम को भी लेके चलते हैं और वहाँ से लाइव कुछ आई थिंक इट्स अ बेस्ट आइडिया। आप लोग अगर हमें इस पे कमेंट दें तो शायद हम ये भी कर लें। बिल्कुल। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। काफ़ी के बाद अब्दुल माजिद भट्टी साहब से बात होगी तो पाकिस्तान के जो टीम सिलेक्शन है इस पर बात करेंगे और ये जो भारत की हार है इस पर भी और अरशद नदीम पे बात होगी। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके, कैसे मिजाज हैं, पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आपको अब हमारी आवाज आ रही है? आप माइक भट्टी साहब आपका शायद म्यूट है, आप उसको ऑन कर लीजिए तो हमें आपकी आवाज आ जाएगी। मेरे ख्याल है काफी टाइम के बाद बात हो रही है तो जरा कम्युनिकेशन राब्ता मुश्किल से हो रहा है। एक बार हो आसानी से आपसे बात नहीं करना चाह रहे कुछ नाराज है आप भट्टी साहब करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा तो हम ये बताते हैं कि जनाब इतने दोबारा हम राब्ता बहाल करते हैं तो हम ये बताते हैं आपको कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी की पाकिस्तान रेड बॉल फॉर्मेट में हेड कोच की हैसियत से ये पहली टेस्ट सीरीज होगी। ये भी एक बड़ा अहम है। जेसन गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया के, अब ये चीजें आपको पता तो होंगी क्रिकेट की लेकिन शायद कम पता होंगी। तो जेसन गिलेस्पी बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, फिर पाकिस्तान जो पाकिस्तान टीम में जो खिलाड़ी हैं उनको भी उनका भी बता देते हैं। बिल्कुल। शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी टीम का हिस्सा होंगे। तो ये टीम जो है सरवत इसमें 3-4 कप्तान साथ साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और आई थिंक इस ऐलान का पाकिस्तान बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हमें पता चल जाए कि जी पाकिस्तान की टीम में। वैसे जो पहले हुआ इससे पहले डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, स्पेशली जब आप इंडिया पाकिस्तान का जब मैच पाकिस्तान हार जाता है वो ऐसा लगता है कि पूरी कौम जो है वो डिसहार्टेड हो गई है। बिल्कुल। हमारे खिलाड़ियों को असल में चाहिए ये कि थोड़ा सा जज्बे से, करेज से खेले। जीतना और हारना पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ द गेम। और आप उस माइंडसेट के साथ फील्ड पे जाएं कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आपके जहन में सिर्फ जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। हार तो हो भी सकती है। तो जनाब भट्टी साहब से राब्ता हो नहीं पा रहा है तो वो होता रहेगा, राब्ता करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम अरशद नदीम भी आज एक बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। आज फाइनल्स हैं और अरशद नदीम के लिए पूरी कौम दुआ गो है और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो जीतें और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। यू नो ज़ुहैब, सबसे इनकरेजिंग बात यह है कि छोटी फैसिलिटेशंस और कम कंडीशंस के बावजूद भी अरशद नदीम आज जिस मकाम पे हैं वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारी यूथ के लिए कि कोई भी कंडीशंस आपके चाहे कम हो, ज़राए कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आप दुनिया में कहीं भी जाके पाकिस्तान का एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। और अब तो जब उन्होंने इतना परफॉर्म कर लिया है तो जरा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब उन्हें भरपूर सपोर्ट दी जाए और चाहे वो इंशाल्लाह वो जीत के आए, लेकिन अगर वो सर्कमस्टांसेस नहीं भी होते
तो भी उनको एज ए हीरो हमें वेलकम करना चाहिए, पूरी कौम को एयरपोर्ट जाना चाहिए। जो कौम के तासुरात हैं, मेरे और आपके तासुरात हैं उनके लिए, जज्बात हैं, उनकी फैमिली के तो इससे कहीं ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो क्यों ना लोगों को जरा दिखाया जाए कि उनकी फैमिली इस वक्त क्या दुआ कर रही है और कैसे तासुरात है, कैसे उनकी मदर भी क्या सोच रही हैं उनकी जीत के बारे में। तो जरा देखिए कि क्या कहना है उनका, क्या फील कर रही है। बिल्कुल, मियां चन्नू के सपूत फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम, जो कि ओलंपिक्स 2024 में सेमीफाइनल जीत कर फाइनल के लिए जगह बनाई है। आज उनका फाइनल मैच है, 11:25 पर फाइनल मैच होने जा रहा है। मैं उनके घर मौजूद हूँ, उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। उनकी फैमिली से बात करते हैं कि वो अरशद नदीम की जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि फाइनल में वही प्लेयर जाते हैं जो अच्छे होते हैं, तो इससे वाज़ेह है कि अरशद माशाल्लाह एक अच्छा प्लेयर है। वो फाइनल में गया, नीरज चोपड़ा है, वेबर है, पीटर है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने भी एक अच्छी थ्रो की हुई हैं। तो मैं ये पूरी मुल्क से दुआ की अपील करता हूँ कि आज दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि अरशद भाई ने जोर तो लगाना ही लगाना है। आप उनके लिए दुआ करें ताकि वो एक अच्छा थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए और इंशाल्लाह हम मिल के पाकिस्तान के लिए जश्न मनाएं। जी बिल्कुल, उनके भाई का ये कहना था कि जितने भी फाइनल में खिलाड़ी पहुंचे हैं सब अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की आवाम को एक पैगाम देना चाहते हैं कि उनके हमारे भाई अरशद नदीम के लिए वो दुआ करें ताकि वो पाकिस्तान जब वापस आए मेडल जीत कर आए। इस वक्त हमारे साथ उनकी अरशद नदीम की वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं वो अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं करी, तो इस तरह ही आज भी दुआएं करें। मेरे बेटे ने दुआएं की ज़रूरत है, ये दुआएं के साथ साथ और मेरा बेटा आज मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और हम बहुत खुश होएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। जी बिल्कुल, उनकी वालदा का ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान जब वापस आए गोल्ड मेडल जीत कर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अमेजिंग जी। एक माँ की दुआ जब होती है ना साथ ज़ुहैब, तो समंदर पार आपके लिए मैजिक की तरह वो दुआएं पहुँचती हैं। तो उसके लिए हम यही कहेंगे अरशद नदीम साहब के साथ कि थैंक यू, आपने पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की। आज बहुत सारी दुआएं हैं अरशद भाई के लिए। बिल्कुल, और जब आपके साथ आपकी माँ की दुआ है तो फिर आपको और क्या चाहिए यार। अरशद आप तो बस कामयाब हो चुके हैं और अब वो चैंपियन। और हमारे जो नुमाइंदे 40 किलोमीटर पहुंच के उनसे ये उन्होंने फुटेज ली है, थैंक यू उनका भी। हमारे पास भट्टी साहब आ चुके हैं ऑनलाइन, फाइनली तो हम भट्टी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और सुबह सवेरे ज़ुहैब को माशाल्लाह इतना फ्रेश देख रहे हैं, खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल से राब्ता हुआ। फ्रेश देख के आपको खुशी नहीं हो रही? देखते ही रहते थे, लेकिन ज़ुहैब से हमारी ज़ुहैब खास है, वो दोपहर को होती थी। सही बात है, सही बात। तो ये कहिए भट्टी साहब के टीम का ऐलान हो गया है और सऊद शकील के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, यकीनन वो जो उन पे ट्रस्ट किया गया उस पर पूरा उतरेंगे। कैसा देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन टीम का, कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ज़ुहैब एक अच्छी और बैलेंस टीम है और कुछ अर्से पहले तक हम जो बात करते थे कि एक हम ख्याल लोगों का ग्रुप और एक अपने माइंडसेट के लोगों को पाकिस्तान टीम में लिया जाता था, लेकिन इमामुल हक को जिस तरह इस सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप किया है, फिर कुछ नए चेहरे पाकिस्तान टीम में आए हैं। मोहम्मद हुरैरा इमामुल हक की जगह आए हैं, कामरान गुलाम काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, उनकी वापसी हुई है। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर वो पाकिस्तान टीम में आए हैं, खुर्रम शहजाद आए हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी और बैलेंस टीम है। फिर हमने जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि सऊद शकील को नायब कप्तान बनाया गया, शाहीन शाह अफरीदी जो पिछली टेस्ट सीरीज में नायब कप्तान थे उनसे नायब कप्तानी ले ली गई और शान मसूद टेस्ट मैच के कप्तान थे, उनको बरकरार रखा गया। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि वो जो सर्जरी होने वाली थी उस सर्जरी का क्या बना। जिन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया था T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और उसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि एक सर्जरी होगी, क्योंकि अब सर्जरी के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए कोई और इलाज नहीं है। या तो फिर ये बयान पीसीबी को देकर एक पिंडोरास बॉक्स खोलना नहीं चाहिए था। अगर ये बयान दिया था तो फिर कौम को तो बताया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं, एक पाकिस्तान टीम के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड टूर थे, एटलीस्ट 3 वायलेशन की डिसिप्लिन की। तो मेरे ख्याल में प्लेयर कितना भी बड़ा हो, खेल से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस टीम पर आते हैं जिसका कल अनाउंसमेंट हुआ, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बिगनिंग है। क्योंकि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी भी नई है, कप्तान तो चले पिछली सीरीज में भी थे, लेकिन अब हमारे हेड कोच जैसन गैलेस्बी, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, उनका भी ये पहला असाइनमेंट है। बांग्लादेश की टीम चूंकि स्पिनर की वजह से जीतती रही अपने मुल्क में, तो पाकिस्तान ने उनकी स्ट्रेंथ के जाने के बजाय फास्ट बॉलर्स को ज्यादा रखा है। आप देखें कि इस 17 रुकनी टीम में एक स्पिनर है मोहम्मद अबरार अहमद। तो अबरार अहमद वो बदकिस्मत स्पिनर है जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जब गए वहां बगैर मैच खेले वापस आ गए। अभी T20 वर्ल्ड कप में सारे लड़के खेल गए, अबरार अहमद नहीं खेले। लेकिन अब देखना है कि टेस्ट फॉर्मेट में शान मसूद अबरार अहमद को खिलाते हैं, फिर सरफराज अहमद मौजूद है। इसका मतलब है कि मोहम्मद रिजवान के सर के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है। तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा जब पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के लिए उतरेगा। बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने भट्टी साहब। ये बताइए कि इस टीम में ये 17 लोगों की जो टीम है उसमें 3 कैप्टन हैं। आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या क्या होगा? अहम सवाल। जी नहीं, 3 नहीं है, 4 कप्तान है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी कप्तानी कर चुके हैं, फिर सरफराज अहमद वो भी कप्तान है। देखिए, अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है ना, और पीछे से अगर डंडा जो है इन लड़कों के सरों के ऊपर चलता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल 4 क्या अगर 8 कप्तान भी होंगे तो मसाइल पैदा नहीं होंगे। देखिए, ये लड़के उस वक्त डोमिनेट करते हैं जब हमारी मैनेजमेंट कमजोर होती है। अभी T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर थे, वो लड़कों को कभी $25 लेकर किसी डिनर पे लेके जा रहे हैं, कभी कुछ तोहफे तायफ लेकर कहीं किसी फंक्शन में लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान टीम के मैनेजर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि नवीद अकरम चीमा जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर में भी मैनेजर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं, और काफी दबंग किस्म के मैनेजर। जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि दबंग मैनेजर कोई होना चाहिए, ताकि ये जो जैसे सरवत ने भी सवाल किया कि 3 से 4 कप्तान हैं, तो वो आपस में कहीं कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल ना हो, क्योंकि ऐसा होता रहा है। अच्छा भट्टी साहब, जरा ये बताइए कि भारत के साथ क्या हुआ है? 27 साल बाद श्रीलंका से शिकस्त खा गई, और तीसरा वनडे तो आप देखें कि 132 रन 111 रन से हारी है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्रीलंका ने ये किया कि जब T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम भी पहले राउंड से बाहर हुई, उन्होंने क्रिस सिल्वरवुड जो उनके हेड कोच थे उनको तब्दील किया, और जयसूर्या जो उनके फॉर्मर कैप्टन और ओपनिंग बैट्समैन थे उनको हेड कोच बनाया। फिलहाल तो पूरी मुद्दत के लिए, लेकिन जयसूर्या के आने से हम इस यंग टीम को देख रहे हैं जो श्रीलंकन टीम है कि उसने T20 में भी भारत को टफ टाइम दिया, और वनडे सीरीज में तो पहला वनडे टाई हुआ, दोनों मैचों में आउट क्लास कर दिया। लेकिन जहां श्रीलंका ने डोमिनेट किया, 30 में से 27 विकेट श्रीलंका के स्पिनर्स ने हासिल की। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स के जाल में भारतीय बैट्समैन फंस गए। लेकिन मेरे ख्याल में भारत ने चले एटलीस्ट ये तो किया कि अपने सीनियर कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया, और कुछ नए प्लेयर्स को भी इस सीरीज में आजमाया। लेकिन बहरहाल श्रीलंका की भारत के खिलाफ ये कामयाबी एक अच्छी जीत है, और उससे लग रहा है कि अब श्रीलंका की टीम भी एक अच्छी टीम बनने जा रही है। हमारे लिए देखें, हमारे दाएं बाएं जितनी क्रिकेट हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश में हो रही है, चाहे श्रीलंका में, चाहे इंडिया में, हमारे लिए आई ओपनर है कि
हमें भी अपने मामला को देखना पड़ेगा बिल्कुल। और कुछ हमें खतरात मोल लेने पड़ेंगे। जिस तरह कामरान गुलाम का मैंने नाम लिया, कामरान गुलाम काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद हुरैरा शोएब मलिक के भतीजे हैं और उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी भी है। अभी जो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान की शाहीन खेल रही है उसकी तरफ से भी उन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई है। तो जब तक हम थोड़े हार से बिल्कुल डरते रहेंगे, नए लड़कों को मौका नहीं देंगे, हमारी टीम खड़ी नहीं होगी। आखिरी सवाल है आपसे भट्टी साहब, हम देख रहे हैं अरशद नदीम जो है वो जैवलिन थ्रोअर आज फाइनल में पहुंच गए, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी बहुत सारी हमारी दुआएं और विशेष अरशद नदीम के लिए। और देखें, ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट में अगर एक पाकिस्तानी, मैंने जब परसों दोपहर को अरशद नदीम को टेलीविजन पर देखा तो एज ए पाकिस्तानी, और चूंकि हम स्पोर्ट्स कवर करते हैं, हमारा भी सर फख्र से बुलंद होता है कि जहां हजारों एथलीट एक्टिव नजर आते हैं हमें, वहां पाकिस्तान का एक ही बंदा पाकिस्तान के परचम को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को हम जितना इनकरेज करें, अभी तक अरशद नदीम को गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी सपोर्ट की है। मेरे ख्याल में ऐसे हीरोज को मजीद सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी दुआएं आज रात, बहुत सारी दुआएं हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी, अरशद नदीम पर भी बात कर रहे थे। भट्टी साहब, आपसे वक्त फवक्तन राब्ता रहेगा। बिल्कुल, थोड़ी सी बात ज़ुहैब हम टूरिज्म की कर लें। बिल्कुल कीजिए। अरसीन वादिये कालाम की हम बात कर रहे हैं। क्या बात है, मुझे याद आ गया, मैं 3-4 साल पहले कालाम गया था। बिल्कुल, ओहो हो क्या खूबसूरती है, और वहाँ की ट्राउट फिश, और फिर वो खाना आप अभी खाया है आपने, और उसके 1 घंटे बाद आप कहते हैं लाओ यार फिर खाना खा लेते हैं। बिल्कुल, पानी वहाँ का भाई, पानी से याद आया, ब्लू वाटर एक मकाम है उनका, हम उसके बारे में एक छोटा सा पैकेज देखा। बिल्कुल, जरा देखिए, और वो झरने, वो आबशार, शफाफ पानी, जरा हम भी देखते हैं, और हाँ, इन्हीं के थ्रू हम एंजॉय करते हैं। सब्जो शादाब पहाड़, दरिया का साफ शफाफ पानी और हसीन कुदरती मनाजर। कलाम में कायम नया सियाहती मुकाम ब्लू वाटर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। कलाम से गबराल रूट की तरफ जाते हुए मेन ब्रिज से दाईं जानिब सफर करें तो ब्लू वाटर नामी हसीन वादी आ जाती है। ब्लू वाटर जाने के लिए कलाम फॉरेस्ट का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। इस मुकाम पर अपनी गाड़ी या जीप पर भी जाया जा सकता है। कलाम शहर से इसका फासला 8 से 9 किलोमीटर तक है। ब्लू वाटर सियाहत के फरोग के लिए एक नया मुकाम बनाया गया है, जहां सयाहों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ब्लू वाटर के मुकाम पर सयाहों के लिए हाइकिंग की सहूलत भी मौजूद है। खूबसूरत पहाड़ों में घिरा ब्लू वाटर कुदरती हुस्न से माला माल है। सयाहों का कहना है कि सियाहत के शौक की तकमील ब्लू वाटर को देखे बगैर अधूरी है। सयाहों की तफरीह ब्लू वाटर को भाई, देखे बगैर अनबिलीवेबल। ज़ुहैब, थोड़े दिनों की छुट्टी पे मैं जा रही हूँ, आप शो कवर कर लीजिएगा। क्या यार, ये बात गलत है। It's so tempting मतलब ये बात गलत हो जाएगी फिर अगर आप चल जाएंगी तो फिर वहाँ से हम देखेंगे सिर्फ आपको। अच्छा, महूडन झील है वहाँ पर सैफुल्ला झील है, क्या कुछ नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही बात की जाए, हम भी कम है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे हमारे सितारे से। उनका नाम है आगा अली, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाइएगा, कहीं जाना नहीं है, हम वापस आ रहे हैं। जनाब, वेलकम बैक। भाई, बहुत सारी सीरियस बातें हुई हैं आज, क्रिकेट के मुताबिक, बांग्लादेश के मुताबिक, मजे की बात, हाई कोर्ट के मुताबिक। अब हम अपने जो गेस्ट जिनको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी
हार्ट थ्रॉब है वो, बड़े ख़वातीन के दिलों में रहते हैं, बड़े स्मार्ट है, डैशिंग है, यंग है। आगा अली, अस्सलाम वालेकुम। शर्मा गया मैं, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू। देखिए मैं आ गया। देखिए पिछली दफा आप होस्ट थे और हम गेस्ट। अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और इस दफा हमने टेबल्स टर्न कर दिए। थैंक यू, मैं इक्वली हैप्पी। आप ही क्यों सवाल करें, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल है, हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल। मैं हिसाब बराबर करने आया हूँ आज। बहुत अच्छी बात है, तो फिर शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। आगा कैसा, पहले तो कैसा लग रहा है ये हमारा नया मॉर्निंग शो? और फिर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी जब मुझे पता चलता है कोई नया चैनल आ रहा है, कोई नया प्रोग्राम आ रहा है। मुझे लगता है इंडस्ट्री और ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और बढ़े, यू नो। अब आज एक मैं नई स्क्रीन पे हूँ, वेरी वेरी हैप्पी। एंड देन अगेन सरवत के साथ मेरा बहुत सालों से हम देख रहे हैं, आई थिंक साथ काम करने का हमारा ऐसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन शो में और शोज में मुलाकात हमारी ज़रूर रही है, सोशली मुलाकात रही है। एंड आई लव दीज टू, बहुत ही कमाल है। और आप बड़े हैंडसम हैं, छोड़े काम, मॉडलिंग करें आप। भाई मॉडल्स का क्या कसूर है? जर्नलिज्म कौन करेगा? और मुझे मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है एक्चुअली स्कूल कॉलेज में, ग्रेजुएशन में मेरा मेजर सब्जेक्ट था। अरे वाह। मेरा 89 आया था 100 में से। क्या बात है। तो मुल्क की मसाइल पे जरा सी बात होनी चाहिए। नहीं, मैं भूल गया सब। उस बात को जमाना हो गया। बट मुझे ये बताएं, आप सिंगर भी हैं जी, तो एक्टिंग की तरफ कैसे आए? या सिंगर पहले थे या एक्टर पहले थे? I could tell the story the other way around. You know, I wanted to be a singer in college. Again, I started off singing again, theater में। हालांकि एक्टिंग भी किया मैंने, कॉलेज में ही पहला थिएटर प्ले किया था, पर वो भी इसलिए किया था क्योंकि उसमें गाना था। तो मेरा जो मेजर पर्सनल एक वो था, वो यही था कि सिंगर बनेंगे। और पहला गाना परफॉर्म किया था मैंने कॉलेज में, एंड आई हर्ड दीज 800 पीपल स्ट्रीमिंग माय नेम, एंड आई वाज लाइक, अरे वाह, यही है, यही जगह है, यहाँ स्टेज जिंदगी मेरी यही मकसद। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैं जिंदगी में जब आया, असल वाली जिंदगी में, कॉलेज से निकल के, तो पता चला कि म्यूजिक करने के लिए बड़े पैसे चाहिए। एंड वो फिर मॉडलिंग से और एक्टिंग से मैं जुड़ता गया, और फिर जहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे आए क्योंकि वो ज़रूरी थे, तो वो एक्टिंग समहाउ मुझे लगता है शायद वाज द डेस्टिनी। और म्यूजिक अभी भी बिकॉज ऑफ एक्टिंग में इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। और अगेन मैंने बहुत दफा ये बात बोली है, पर अब मैं फाइनली रिलीजिंग 2 songs दिस ईयर। अरे वाह। तो फिर अब देखें क्या होता है। तो बस यही होगा फिर राइज एंड शाइन पे। अगर बिल्कुल हमारे शो पे ही आप आके उस पे करेंगे तो बहुत मजा आएगा। 100%, क्यों नहीं। लेकिन आज हम आपको थोड़ी देर बाद गुजारिश करेंगे कि आप कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए, जरूर, है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मैं इनसे भी पूछती रहती हूँ, आप यंग मैन, इट्स अमेजिंग कि आप लोग इतना फिट कैसे रहते हैं। यहाँ तो खाने को लोग देखते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। तो इज देयर अ रूटीन, इज देयर समथिंग पर्टिकुलर दैट यू ईट कि भाई ये नहीं खाना? सेट पे सिर्फ जैसे इजाज असलम भी हर वक्त बहुत डाइटिंग करते हैं और बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। इजाज भाई इज द ताजमहल ऑफ फिटनेस। इजाज तो वो फॉरएवर ग्रीन है ना, हम बचपन से उनको ऐसे ही देख रहे हैं। तो आपका भी कोई ऐसे मैजिक पोर्शन है जो आप बनाते हैं, खाते हैं? इट्स जस्ट आई स्टार्टेड टू कुक फॉर माई सेल्फ। कराची में स्पेशली मेरी छेड़ बन गई अब दैट आई डोंट हैव हाउस हेल्प, आई डू इट ऑल माई ओन। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो सकता, आप भी बना सकते हैं। हाँ, अभी तो 1.5-2 साल हो गए दैट आई एम ऑन माई ओन, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप घर के सब काम खुद करते हैं, यू इन अ वेरी एक रूटीन बन जाता है, एंड यू ऑलवेज एक्सरसाइजिंग इन अ वे के आप सब काम खुद करते हैं। दैट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेरी फिटनेस में एटलीस्ट। और मैं बहुत साफ खाता हूँ अब, आई डोंट ईट आउट। बाहर से मैं खाना ऑर्डर करना बहुत नापसंद है मुझे अब, जबकि कभी कभी करना भी पड़ता है। तो अगर मैं कर भी रहा हूँ तो आई ऑर्डर बारबेक्यू और समथिंग व्हिच इज हेल्दी। आई थिंक कि मैं अब उस एज में हूँ जहाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ इस बारे में कि अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ के बारे में मैंने मसले ही सुने हैं ज़्यादा लोगों से। तो मुझे लगता है कि ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस इज नंबर 1 नो मैटर व्हाट यू डू। आप जिंदगी में क्या करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, इवन फॉर हाउस वाइफ्स एंड पीपल हु डू यू नो, जो स्पेशली मेरा कजन है, ही जस्ट ऑलवेज ऑन द कंप्यूटर, दैट्स हिज जॉब, ही डज दिस थिंग ऑनलाइन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, पर उसको भी मैं यही बोलता हूँ, एंड ही इज माशाल्लाह वेरी फिट बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ दैट। लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, उनके लिए भी, और हमारी तरह जो लोग 12-14 घंटे काम करते हैं उनके लिए भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सो आई वर्क आउट एवरी डे, आई मेक श्योर आई डोंट स्किप इट, आई हार्डली टेक चीट डेज,
और मुझसे भी आपने पूछा था तो मैं बना लेता हूँ बातें। गुड, तो इसीलिए देखिए आपको पैसे मिल रहे हैं इस बात के। और जो बना रहे हैं बातें ना वो बड़ी अच्छी असर कर रही है। तो अच्छा आगे ये बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे बड़े एक्साइटिंग? सर अभी खत्म किया एक प्रोजेक्ट, वो अभी खत्म भी नहीं हुआ था और वो चल भी गया, तो बहुत जल्दी आगे चला गया, हाबील काबिल, एंड डिड वेरी वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी दिस वन प्रोजेक्ट दैट आई एम शूटिंग फॉर अगेन, वो भी आएगा जल्दी। एंड देन माय मेजर फोकस दिस ईयर आई वांट टू कीप इट ऑन म्यूजिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है काफी साल हो गए और जरूरत भी है ये बोलते हुए। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री जरा सी नहीं सर, देयर इज नो म्यूजिक इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, देयर इज अ बंच ऑफ सिंगर्स हु रिलीज देयर ओन सॉन्ग्स ऑन देयर ओन। सो बट कोक स्टूडियो इज वन प्लेटफॉर्म जो नए लोगों को, नए टैलेंट को आगे लेकर आ रहा है। So that's the और अब से नहीं ला only रहा है, आई थिंक वो तो कब से ही ला रहा है। बट देन अगेन आप देखो 90% कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने वाले लोग उसके बाद नहीं दिखाई देते, एंड द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर इज नो रिकॉर्ड लेबल, और यू नो हमारे सबसे अच्छे सिंगर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पड़ोसी मुल्क के लेबल्स के साथ, या फिर यू नो कहीं और कोई और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बात तो करती है सर, मैंने देखा है कि अक्सर हमारी मिनिस्ट्रीज बात कर रही होती हैं कि हम एक्टर्स को ये करेंगे, उनके लिए कोई फोरम बनेगा, कोई चीज सिंगर्स के लिए हम ना करें सर, आवाम के लिए कर लें, बड़ी मेहरबानी लोग बता सकते हैं बेहतर। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक पॉलिसी मेकिंग में ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। और जैसे एक प्रोड्यूसर्स प्लेटफॉर्म होता है, एक एक्टर्स प्लेटफॉर्म होता है, एक सिंगर्स प्लेटफॉर्म भी होता है। बाहर के मुल्कों में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि आप कौन से यू नो एक्टर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह म्यूजिशियंस का भी एक म्यूज़िक एसोसिएशन होती है, यहाँ पे वो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं हैं, म्यूजिक से लेके एक्टिंग से लेके, एक नैपा है बेचारा, उस पे सारा जोर है। तो आई थिंक जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं वैसे ये। हाँ, आई थिंक ऑल्सो इंडिविजुअली हर एक्टर जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी इंस्पिरेशन लेता है। जैसे एज एन एक्टर मैं इरानियन सिनेमा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए इरानियन सिनेमा इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इज़ माई स्कूल। इसी तरह हर एक्टर लेता है। आप मुझे बताएं कि जब आपके पास कोई ऑफर आती है तो आप क्या देखते हैं? उसमें नैरेटिव क्या है वो देखते हैं, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, टीम कौन है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं? यार टू बी ऑनेस्ट सब कुछ ही देखते हैं, एवरीथिंग यू नो ऑन इट्स ओन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द स्क्रिप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन वो यू डू ये प्रोजेक्ट आप किसके साथ कर रहे हैं, इसलिए भी बहुत जरूरी होता है कि यू नो इफ दे आर गोइंग विद द राइट कास्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, जो कैरेक्टर कर रहा है कोई, उससे आपको समझ आ जाता है कि प्रोजेक्ट को लेके कितना सीरियस है प्रोडक्शन हाउस। मैं लेटली मेरा 80% काम पिछले 4-5 साल में एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। वो मुझे जाने नहीं देते कहीं पे, तो मेरा भी दिल नहीं करता है। लूप में चल रहा है सारा काम। या इट्स अब्दुल्ला भाई एंड असद भाई, आई थिंक दे बोथ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स वी गेट इन द कंट्री। तो वो जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, आई थिंक उनका ये बड़ा कमाल है कि दे ऑलवेज ऑफर मी जस्ट द राइट थिंग, दैट मैं इनकार ही नहीं कर पाता हूँ। किया भी है कुछ प्रोजेक्ट्स को मना भी कर देते हैं, लेकिन मेजरली इट्स द कैरेक्टर दैट आई हैव टू प्ले, एंड आई नो पीपल लाइक मी इन अ सर्टेन टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, तो घूम फिर के वही आता है और फिर वही करना पड़ता है। अच्छा प्रोड्यूसर वही है जो टैलेंट को उसकी पर्सनालिटी से कास्ट करे। अच्छा अगर ये बताएं कि फील्ड में नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, किस हद तक है, ये बताइए। सर हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में है, कहीं भी चले जाओ आप। देखो ये बड़ा एक सिंपल सी बात है ना कि यार मेरा कल को बच्चा होगा और वो मुझे कहेगा कि मुझे एक्टर बनना है, इन माई कैपेसिटी आई विल डू एवरीथिंग कि वो कहीं स्टैंड करे लाइफ में, एग्जैक्टली द वे आपका बच्चा कल को बोले मुझे एंकर बनना है, आप बहुत खुश होगे ना। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर ये चीज है तो मैं इनकरेज करूंगा, अदरवाइज मैं कहूंगा यार आप कुछ और करें, क्योंकि आपके अंदर सर आप नहीं भी कहोगे वो लोग बोल देंगे। देखो नेपोटिज्म की बड़ी कमाल बात यह है कि आप उसको फील्ड में खड़ा कर सकते हो, आप उसको यू नो बारी दे सकते हो, कहते हैं ना कि बैटिंग कर लो बेटा, क्योंकि बैट तुम्हारा है तो तुम पहले बैटिंग कर लो। अब वो जितना अच्छा खेलेगा उतनी देर टिकेगा, वरना कितनी देर आप ये ऐसे क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट बचपन में था सर, वो एक फाइनल में हम हार गए थे तो उसके बाद दिल टूट गया। ये बहुत सारी हमारी आवाम की ये रहता है, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बस लगता है कि दिल जो है वो दिल टूटने की बात की है इन्होंने, तो दिल टूटने का ताल्लुक फिर सिंगिंग से भी है। हाँ बहुत गहरा।
एक आर्टिस्ट का ताल्लुक आर्टिस्ट का दिल टूटने से है, तो फिर चाहे वो पोइट्री हो या कुछ तो गुनगुना दे। गुनगुनाने की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे आ रहे हैं। टूटा है तो हाँ, यहाँ से मैं लेके आऊँ, देखिए कहाँ से घुमा के मैं आपको लेके आऊँ। अब दिल टूटने की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा एक गाना है जो जब रिलीज हुआ था तो उसके टीजर में आया था, द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर। अरे वाह। एंड I didn't know how to react to that. The most people did it, but it's Mehara. उसका एक हिस्सा है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है और इससे ज्यादा दिल टूटने का सबूत भी नहीं मिल सकता है। सही बात। And it's like सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए, सारे अरुमा मेरे दिल में रह गए, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। वाह भाई, क्या बात है। और आजकल रियाज भी चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ही। जी सर, वो आपको मैंने बताया 2 गाने आ रहे हैं तो वो आई रियली विश मैं आपको वो सुना पाता, लेकिन नहीं अभी सुना सकते, पर अगले शो पे हम आपको बुलाएंगे। as soon as I release it I'm here। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के थोड़े एज अवाम पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं थोड़े गमगीन हैं, लाइट नहीं है, बारिश, सड़कें खराब हैं, क्या सोचते हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर कोई कॉज की तरफ आप जाना चाहेंगे जिसके लिए आवाज़ उठाएं? इतने लाखों आईज एंड ईयर्स है आपके पास, एंड आई फील एज एन एक्टर, एज अ मीडिया पर्सन हमारे पास बहुत मौका होता है कि हम अच्छी कॉजेज़ के बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सर। कोई कॉज के साथ आप जुड़े हुए हैं या इन द नियर फ्यूचर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत पुल करती है, मैं इसके बारे में बात करूं? To be honest, I don't like to brag about it, but I do the charity that I can. I help as many people as I can, and I honestly don't know कि वो मुझे कैसे ढूंढ लेते हैं या कैसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ये पर मुझे लगता है कि मेरी वालिदा यही कहती है कि so I don't know कहाँ से वो फिर जितनी अपनी बिसात है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। मुल्क के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल दिस डे मैंने हमेशा यही सुना है कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। एग्जैक्टली द वे दैट सॉन्ग। तो पाकिस्तान एक नाजुक दौर से ही गुजरा है और वो नाजुक से मज़ीद नाजुक होता जा रहा है, और आज वो हालात है कि जब मैं प्रैक्टिकली इर्द गिर्द देखता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी है to go out and earn for their families and they should do it, because पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे अब मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हम सबको ही बिल्कुल, क्योंकि हालांकि मैंने सोचा इस बारे में that one should think of things beyond, लेकिन दिल नहीं मानता है, क्योंकि जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, जो लोग हैं आपके, जो ज़बान है आपकी, आप नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं दिन रात दुआ करता हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए और चीज़ें ठीक होने की तरफ आ जाए, बिकॉज हम जैसे लोग अगर महंगाई से परेशान हैं तो आई कैन ओनली इमेजिन कि जो लोग जॉब्स करते हैं जिनकी तनख्वाहें 40-50 हज़ार रुपये, तो कैसे ही गुजारा कर रहे हो। मतलब इट सीम्स सो इम्पॉसिबल कि जिस बंदे की 40-50 हज़ार तनख्वाह है और उसके 2-3 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा कर रहा है, मतलब समझ से बाहर है। आपने भी सोचा बाहर सेटल होने का या फिर नौजवानों को? सोचा था सर, देखिए सच्ची बात यह है, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई है, मैं यहाँ पैदा ज़रूर हुआ हूँ, पर देयर इज़ नो रूल ना कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोई बेहतर कदम नहीं ले सकते। पर हम शायद उन लोगों में से, आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट्स, हाँ सर, हम जरूर एक तो वैसे ही एक्टर आर्टिस्ट आदमी है सर, हम इमोशनल हो जाते हैं फौरन। और मेरा बहुत करीबी दोस्त, सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, ही लिव्स इन कनाडा, और वो करीबन 11 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा चला गया था, एंड हिज नेम इज़ अली। नाउ दिस गाय, आई रिमेंबर हिम अ डेकेड अगो as this struggling model, supremely good looking guy, and
और वो यहाँ पे मॉडलिंग करते थे और मेरे से थोड़े बड़े हैं वो आली भाई। एंड वन डे यू नो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी और वो यहाँ से निकल गया बंदा वहाँ पे। अब वो अल्लाह और दें, पर वो माशाल्लाह के लोगों की किस्मत खुल जाती है ना, तो वो 10 साल बाद अब उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो डे केयर सेंटर बड़े मशहूर है कनाडा में, तो वो 2 डे केयर सेंटर बना लिए उस बंदे ने 8-10 साल मेहनत करके, 2 घर बना लिए, 3 गाड़ियाँ ले ली। अब वो मुझे वीडियो कॉल करता है तो उसके पास कुछ करने को नहीं होता है। और हमें आज भी दिन के 14 घंटे 15 घंटे हम काम ना करें, क्योंकि हमें पता है कि यू नो सिस्टम कैसे काम चल करना रहा है, तो फिर जाहिर है वो तो आगे काम ये बताएं आगा कि मैं एज अ व्यूअर, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एज अ व्यूअर ही मैं जज भी करता हूँ, लोगों को देखता भी हूँ कि क्या कर रहे हैं। मैंने जो स्क्रीन्स देखी हैं सरबत, वो ये देखी है कि अगर एक हीरो है और उसकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, लेकिन उसका जो इमेज है ना, यानी उसके कपड़े बिल्कुल मतलब टिप टॉप होंगे, उसने गॉगल्स भी लगाए होंगे, उसका फ्रेम आ रहा होगा जैसे वो लुक दे रहा है, और उसको ये सोच रहा है जहन में कि मेरी शक्ल अच्छी आनी चाहिए, मैं कैसा दिख रहा हूँ ये अच्छा आना चाहिए, बजाय इसके कि मेरा कैरेक्टर, मेरा रोल क्या है, मैं किन मसाइल में हूँ इस वक्त, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये कब बदलेगा और ये क्यों, कौन कर रहा है? हर वक्त नहीं लेकिन दिस हैज नथिंग टू डू विद द एक्टर। ये एक डायरेक्टर का काम है, ये एक डायरेक्टर का काम है कि उसको अपने हीरो को कैसे ग्रूम करना है उसके कैरेक्टर के हिसाब से। आई एम श्योर होंगे एक्टर्स नहीं वो बात मानते होंगे, पर अगेन यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी ऐसे हो गए क्या? उनकी सब ऐसे नहीं है यार, मैं आपको बताऊं, तो अजीब सी बात है कि क्या डायरेक्टर्स जो कि या जो तहरीर कर रहा है तो उसके साथ बैठकर डायरेक्टर बात नहीं कर रहा कि अगर हम एक गरीब का घर दिखा रहे हैं तो फिर वो घर नजर आना चाहिए, उसमें माहौल नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर ड्रामा बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कैसा नहीं, यू नो कई जगह हम लैक कर जाते हैं क्योंकि अगेन डायरेक्टर्स कुछ नए आते हैं, कभी कभी अंडर प्रेशर हो जाते हैं। मैं कई ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो बात नहीं मानते। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊँ, मैं बहुत फिनिकी हूँ अपने बालों को लेके। तो अभी हमने एक सीन करना था हाबिल काबिल में कि मैं सो के उठ रहा, एंड इट वाज द इंट्रो, सो यू नो यू गेट अ लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट कि मेरा पहला ये सीन होगा ड्रामे में, इट्स माय एंट्री। तो अब मेरे बाल बने हैं और मुझे सो के उठना है। मेरे डायरेक्टर है आबिज, ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। ही सॉ मी इन द फ्रेम एंड ही सेड कि भाई मतलब लड़का तैयार होके नहीं सोया है, सो के उठ रहा है, इतने बाल बने नहीं हो सकते। तो वो खुद ही चल के आया मेरे पास एंड मैं सिर्फ देख रहा था। तो मैंने थोड़ी जिद की उनसे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, तो मैंने कहा नहीं यार बात सही है। एंड देन ही ऑल्सो गेव मी द कि आप उठोगे, आप जाओगे, देन यू हैव टू गेट रेडी, तो तब बाल बन जाएंगे। तो मैं मान गया, पर ऐसे कई लोग हैं जो नहीं भी मानते हैं बात, और वहां पे थोड़ा ड्रामा मार खा जाता है। और सरवत वैसे खैर मैं बहुत ज्यादा मुझे नहीं, मैं पूछ आपसे ही रहा हूँ, देखिए सुने कॉम्प्लेक्शन वगैरह की भी कुछ ये होता है कि क्या इसमें भी बड़े मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जो गोरी जिल्द होती है ना, वो कैमरे पे बहुत अच्छी नहीं सारे गोरे नजर आ रहे थे, हाँ, बट इट्स सो स्ट्रेंज कि वो फीकी लगती है कैमरे पे। जो थोड़े व्हीटिश कम्प्लेक्शन के होते हैं वो ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं आपको बताऊं, तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों का। मैं 2 टोन डार्कर मेकअप करता हूँ जब मैं ड्रामा करता हूँ, और गोरे होने से गरीब या अमीर होने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप पैसे भी देखो हमारे मुल्क में, तो जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसके पास पैसा कम है वो उसका रंग जो है वो धीमा है, या जो अमीर हैं वही सारे फेयर स्किन वाले हैं, ऐसा नहीं है। इट्स ऑलवेज द ग्रूमिंग, इट्स यू नो व्हाट्स वेयरिंग, आप क्या पहन रहे हो, एक्सेसराइज कैसे कर रहे हो। अब हमारे एक्टर सेट पे आते हैं घर से घड़ी पहन के, और फिर वो सीन में नहीं उतारना चाहते क्योंकि उन्हें उनकी घड़ी अच्छी लग रही है। यू नो, तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक्टर को भी अपने काम को लेके सेंसिटिव होना चाहिए। और बहुत सारे बहुत अच्छे कमाल डायरेक्टर्स हैं यार जो हमारी नहीं सुनते हैं, और हम समझ जाते हैं कि यार ये यू नो ये सही कह रहे हैं। और आई थिंक डायरेक्टर्स का ये बहुत कमाल काम है कि वो कन्विंस करे आपको, बिकॉज अगर आप यहाँ से समझे नहीं हो बात को, तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। बहुत सारे डायरेक्टर्स भाई, एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करेंगे जल्दी से। मैं कह रहा हूँ हाँ, वो फायर ही होना चाहिए, Bring it on, बहुत सोच नहीं सकते आप इसमें, ठीक है ना? क्या बात है, आपने क्या जबरदस्त काम किया, जबरदस्त, डन हो गया। तो आगा अली जी, कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहेंगे? माहिरा खान, उमैमा मलिक या सज्जल अली? उमैमा। क्यों उमैमा? Very intense. I saw मौला जट में तो I think कि उमैमा वैसे भी तो मेरी दोस्त है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि उमैमा में बहुत टैलेंट है, वो भी एक्सप्लोर
सैडली हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, पर आई थिंक इन एनी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स उमाइमा वुड डू फैंटास्टिक। बिल्कुल ठीक है, आई वुड लव टू वर्क विद हर। ठीक है जी। मेल एक्टर्स किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? नुमान इजाज, फैसल कुरैशी या फैसल रहमान, जिनको आप हम कम ही देखते हैं? तीनों से। लेकिन मैं तीनों के साथ बड़ी अलग अलग इंस्पिरेशंस हैं। जैसे नोमी भाई ना इज समबडी दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मैंने एक प्रोजेक्ट किया उनके साथ और मैंने देखा कि कैसे इतना कमाल काम करने वाला आदमी जरा सा भी वेट नहीं लेता है अपने ऊपर काम का। ही इज लाइक ही जस्ट फ्लोइंग इवन ऑन द सेट, बिहाइंड द सीन्स ही इज द मोस्ट फन पर्सन टू वर्क विद फैसल कुरैशी साहब। द इंटेंसिटी इन हिज आईज इन एवरी ब्लडी प्रोजेक्ट दैट ही डज इज सो क्रेजी कि इतने साल से उसको बरकरार रखना। साथ सिखाते भी हैं वो को-एक्टर्स को। या मैंने कभी काम नहीं किया है साथ में, पर जितनी बार मैंने काम देखा मुझे हमेशा लगा कि यार ये इस बंदे ने ना अपना 100% डाला हुआ है। तो आपने कंडीशन ही लगाई कि मतलब बस एक का नाम लेना ना। एंड देन फैसल रहमान अगेन इज अ लवली पर्सन टू वर्क विद। और वो बहुत फिर इनमें से कौन? इनमें से कौन एक तो चूज करेंगे? आई थिंक नोमी भाई जबरदस्त। हम नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट में आगा अली को देखेंगे? वेब सीरीज, फिल्म या एक नया टेलीविजन प्ले? Well, in a drama for sure. The rest I करना क्या चाहेंगे? फिल्म, वेब सीरीज? यार मैं तो फिल्म करना चाहता ही हूँ, पर उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि फिल्में बने, अच्छी फिल्में बने। अच्छी फिल्म बस ये बात बिल्कुल अच्छी। ये ख्वाहिश वैसी ही है जैसे मैं पाकिस्तान को बिल्कुल तरोताज़ा चलते हुए देखना चाहता हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ that we should have a music industry, we should have a film industry, just like the way we have the drama industry, you know, booming from so long. बेहतरीन। I just hope। कैंपेन की बात 14 अगस्त पहले कैंपेन वो जो दरख्त हमारी एक बहुत बेहतरीन कैंपेन है जिसका नाम है एक घर एक दरख्त, और उसके बारे में आप प्लांटेशन करते हैं वैसे? डू यू बिलीव इन ग्रीनरी एंड? जी मैंने लाहौर में लगाए हैं। लाहौर में तो सबने लगाए हैं, कराची में कब लगाने वाले हैं? मेरा घर वहाँ भी है ना, और कराची में मैं अपार्टमेंट में दरख्त लगाऊंगा थोड़ा अजीब लगेगा। नहीं नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ये हम बात कर रहे थे आपको प्लांटेशन नहीं, दैट्स सो सैड, पर मैं लगाऊंगा अभी फॉर श्योर। किसी करीब पार्क में जाएं, उधर से इजाजत लेके आप दरख्त लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। एक घर बिल्कुल लगाओ, एक घर एक दरख्त, जिसपे अभी हम जिसमें अपार्टमेंट भी शामिल एक अपार्टमेंट। मैंने प्लांट्स लगाए थे छोटे, और आई हैड दिस मनी प्लांट somebody gave me, and now it's this huge turned out in this huge money plant. I'm so happy. Every time I go back home, I talk to the plant. My brother was here and he thought I'm going crazy. But I think plants, they play a very important role. There is a plant है, the snake plant. बिल्कुल, वो ऑक्सीजन देता है। And somebody said, किसी ने मुझे कहा था कि घर के अंदर होना एंजाइटी और इन सब के लिए तुम वो लगाओ, तो मैंने वो 2 स्नेक प्लांट लगाए, and trust me, है ना, I never believed फजा in बड़ी this. अच्छी हो जाती है उससे, और आजाद फजा में सांस लेने का भी एक why my house is एक because of these 3-4 plants that I have, वरना मैं हमेशा वो नकली वाले रख लेता था, बिकॉज मेंटेनेंस नहीं कर पाते, नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत अच्छा कैंपेन है। फजा की बात की तो आजाद फजा में सांस लेना कितना अहम है, ये 14 अगस्त आ रही है, इससे अंदाजा होगा कि अगर हम जो आजादी है कितनी प्रेशियस है हमारे लिए। प्रेशियस है। सर ये तो रोज ही एक छोटी सी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, तो अगर हम एंड नोट पे आप कोई मिली नगमा या कोई भी पाकिस्तान से रिलेटेड गाना गुनगुना दे, 1-2 लाइन, हमारे नाजरीन और हम सब खुश हो जाएंगे। हम साथ ही गुनगुना लेंगे सब। मिली नगमा वो मुझे लिरिक्स नहीं आते हैं। जल्दी से गा दे जो भी याद हो। एक बहुत मुझे जो बचपन से पसंद है वो था वो गलियां चुबारे तेरे, नगदे नजारे तेरे, चन है तेरा हो तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। बिल्कुल एडवांस में जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और दरख्त लगाओ, एक घर एक दरख्त, और अगर घर में नहीं लगा सकते हो तो बाहर लगाओ, पार्क में लगाओ, कहीं लगाओ, स्कूल में लगाओ,
पर लगाओ जरूर, हर इंसान को एक दरख्त लगाना चाहिए फॉर श्योर। बिल्कुल, इसी मैसेज के साथ हमारे शो का वक्त भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल पता नहीं 2 चला। घंटे कैसे गुजर गए, क्या आपसे इतनी सारी बातें हमने कर ली। थैंक यू सो मच। कल की तैयारी भी करनी है। माय थैंक यू। प्लेजर। आप आए और आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन को। माय प्लेजर। आपको हम फिर बुलाएंगे अपनी जो आपके गाने आने वाले हैं उसके बाद, ताकि 100% यहाँ पे भी आप चार चांद 100%। लगाए। नाजरीन, कल मैं और जोहेब एक बार फिर आपके सामने होंगे और बहुत कुछ लेकर आएंगे, इसी दुआ के साथ कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज़ादी का जश्न तो अब शुरू हुआ है, ये तो 13-14 को फिर जब देखेंगे सब कि एक आज़ाद देश और एक आज़ाद कौम किस तरीके से सेलिब्रेट करती है। वी विल बी बैक टुमारो इंशाल्लाह विद अ ब्रांड स्पैंकिंग न्यू शो। कहीं मत जाइएगा। सी यू टुमारो एट 9 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।